हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू टॉपर्स टारगेट यूट्यूब चैनल। उम्मीद करता हूँ आप सभी लोग अच्छे होंगे और आप सभी की प्रिपरेशन अच्छे से चल रही होगी। उम्मीद करता हूँ आपने थंबनेल पहले ही देख लिया होगा और साथ ही साथ ये भी समझ गए होंगे कि आज हम डिस्कस करने वाले हैं कि जो आपका सीटेट एग्जाम है या फिर हम कह सकते हैं आने वाला जो सीटेट एग्जाम है, चाहे वो दिसंबर में हो या फिर जनवरी में 2024 या 25 में हम कह सकते हैं, उसके लिए हमें डरना चाहिए या नहीं डरना चाहिए और क्या रहनी चाहिए स्ट्रेटेजी कि हम अगर हमारी फर्स्ट अटेम्प्ट है तो उसको क्रैक कर सके, इवन अच्छे नंबरों से क्रैक कर सके, जो आगे आपके कॉन्फिडेंस को बूस्ट देगा। और साथ ही साथ अगर आप फर्स्ट अटेम्प्ट में एग्जाम को क्रैक नहीं कर पाए तो क्या करें या क्या रही गलती लास्ट टाइम की जो आप ना करें इस बार, तो वो सब पॉइंट डिस्कस करेंगे इस वीडियो में। और इवन साथ में स्ट्रेटेजी रखेंगे, टारगेट रखेंगे कि आपका 120 प्लस रहे और इवन अच्छे से आप गेन कर सके। जो आपने सबसे पहले जो क्वेश्चन देखा कि क्या हमें सीटेट एग्जाम से डरना चाहिए, वो एक छोटा सा क्वेश्चन लगता है, लेकिन इतना भी छोटा नहीं है कि वन शॉट में इसको हम कह दे कि यस या नो। कहीं ना कहीं ये पॉइंट मैटर करता है कि आप समझिए पहले सीटेट एग्जाम क्या है, क्या अब तक के रिजल्ट रिसेंट के क्या रहे हैं, और तब फैसला करिए कि क्या डरना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। उस तरह के सभी पॉइंट्स मैं रखता हूं। उम्मीद करता हूं आप इस फैसले तक, इस वीडियो तक पहुंचेंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि जो आपका सीटेट का लास्ट जो 5 रिजल्ट्स रहे हैं वो किस तरह से रहे। तो अगर हम बात करें 2021 में जो आपका दिसंबर में एग्जाम हुआ था, उसका जो पेपर 1 है और ये जो परसेंटेज जो बनाई गई है, आपका जो रजिस्ट्रेशन है और कितने एग्जाम बच्चों ने, कैंडिडेट्स ने एग्जाम दिया और क्वालिफिकेशन मतलब क्वालिफाइड कितने हुए, ये तीनों वैल्यूज आपको यहाँ पे दिखेंगी आप अगर इसको डाउनलोड करेंगे टेलीग्राम से। लेकिन परसेंटेज बनाई गई है कि कितने कैंडिडेट्स ने एग्जाम दिया और कितने क्वालिफाई हुए। सिंपल सी बात है, जिन्होंने एग्जाम दिया उसके हिसाब से कैलकुलेट की है, क्योंकि कहीं ना कहीं रजिस्ट्रेशन काफी लोग करते हैं, कुछ रीजंस होते हैं नहीं देते, लेकिन एटलीस्ट कितने परसेंट एग्जाम दे रहे हैं और उसके बाद क्लियर कर रहे हैं, वो परसेंटेज पे हम देखने वाले हैं। तो जो परसेंटेज रही पेपर 1 की वो थी उस टाइम पे 29 प्लस, या फिर हम कह सकते हैं 30% हमारा जो पेपर 1 में कैंडिडेट क्वालिफाई किए। और वहीं पर पेपर 2 जो रहा वो रहा 17% के करीब। लेकिन वही परसेंटेज आपकी चेंज हो जाती है 2022 दिसंबर में जब आपका एग्जाम हुआ था। तो पेपर 1 क्वालिफाई किया आपका 40 प्लस या फिर 41 नियरली परसेंटेज कैंडिडेट्स ने, और वहीं पर नियरली 30% कैंडिडेट क्लियर किया था पेपर 2। तो आपको दिखेगा कि एग्जाम परसेंटेज क्वालिफाइंग बेटर हो रही है। लेकिन जैसे ही आप आ जाते हैं अगस्त 2023, मतलब कहीं ना कहीं सिलेबस तो चेंज नहीं होता, लेकिन जो पैटर्न चेंज का इंपैक्ट है, कैंडिडेट किस तरह से प्रिपेयर कर रहे हैं, उसका इंपैक्ट अगर हम देखें तो पेपर 1 का जो आपका क्वालिफाइंग परसेंटेज रही वो थी 24%, जो कि 40% से सिर्फ 24% रह जाती है पेपर 1 की एक ही एग्जाम के नेक्स्ट में। और जो पेपर 2 की जो परसेंटेज थी वो लगभग 29-30% से 8.5 के आसपास ही रह जाती है। फिर अगर हम लेटेस्ट पे आए, जो कि आपका जनवरी 2024 में ही एग्जाम हुआ था, वो एग्जाम जो हुआ जनवरी में, उसकी परसेंटेज रही पेपर 1 की अराउंड 16% क्वालिफाइंग, मतलब जो हुए कैंडिडेट। और पेपर जो 2 था वो फिर से घट के रह गई नियरली 7.5%। मतलब आप देखिए कि किस तरह से सेम सिलेबस और इवन सेम क्वांटिटी, कुछ क्वांटिटी डिफरेंस आया था जब हमने पेपर 1 से बीएड को हटाया था, उसकी वजह से कुछ डिफरेंसेस आए थे, लेकिन वो कैंडिडेट्स, नंबर ऑफ कैंडिडेट्स डिक्रीज हुए थे, बस परसेंटेज और भी ज्यादा डिक्रीज हुई। अब जो रिसेंटली पेपर हुआ जुलाई में, उसके अगर हम परसेंटेज देखते हैं वो रही लगभग 18 या फिर 18.5% हम कह सकते हैं क्वालिफाई करने की, वो भी पेपर 1 की। और पेपर 2 जो चली गई वो अराउंड डबल हो जाती है लास्ट पेपर 2 से, वो थी आपकी लगभग 17%। ये रहा आपका रिजल्ट कि लगभग 18% 19% जो आपका था पेपर 1 क्वालिफाई करते हैं कैंडिडेट्स, कितने में से, जो कि है आपका लगभग 7 लाख कह सकते हैं या पौने 7 लाख, और आपका लगभग 14 लाख लोगों में से मात्र कितने परसेंट, लगभग 17% ही पेपर पास किए। सिंपली आप इस चीज को देखेंगे कि लगभग आपका 100 में से सिर्फ 19% ही या फिर कैंडिडेट ही आपका पेपर 1 क्रैक कर पाते हैं। और 100 में से ही अगर हम एवरेज देखें, मतलब परसेंटेज के अकॉर्डिंग, आपके सिर्फ 17% ही कैंडिडेट क्वालिफाई कर पा रहे हैं। वो भी एक ऐसा एग्जाम जो कि सिर्फ क्वालिफाइंग है, जो कि पेपर आपका, अगर हम पेपर 1 की बात करें तो 5th लेवल के लिए टीचर बनाता है, या फिर हम कह सकते हैं उसके लिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया देता है। पेपर 2 जो कि आपका 8th या फिर स्टेट में कुछ जगह पे पेपर 2 को टीजीटी लिए भी लेते हैं, तो हम 10वीं तक का मान सकते हैं, 10th तक का मानेंगे।
तो कहीं ना कहीं आप ये देखिए 5th और 10th तक के जो टीचर्स बनाता है एग्जाम, क्वालिफाई वो भी कराता है इस तरह का एग्जाम, और जिसको सबसे इजी एग्जाम माना जाता है टेट एग्जाम में से, उसमें रिसेंटली 16-17% ही कैंडिडेट पास कर पाते हैं एग्जाम को आउट ऑफ, हम कह सकते हैं नेशनल लेवल पे, हमारे कंट्री लेवल पे। और आपको जैसे कि पता है कि मैक्सिमम ग्रेजुएशन ही होती है जो एग्जाम दे रहे होते हैं, उनका साथ में डिप्लोमा होता है, चाहे वो बीटीसी हो या फिर आपका डिफरेंट अगर कोई है उस तरह से, या फिर आपकी जो डिग्री होती है बीएड की, और इस तरह से कैंडिडेट एग्जाम देने के लिए एलिजिबल होते हैं। कुछ अपेयरिंग के केस में भी है, बट वो अपने अपने कहीं ना कहीं डिग्री तक तो ऑलमोस्ट पढ़े ही हैं सभी लोग, या फिर उस लेवल तक। आप सोचिए 10वीं तक का एक एग्जाम है जिसको सिर्फ 17%, 16%, इवन 8% भी रिजल्ट रहता है, इस लेवल तक रिजल्ट डाउन हुआ है। और अब हम सोचते हैं कि आने वाले स्टेट एग्जाम, सेंट्रल एग्जाम, जो आपको जॉब ओरिएंटेड एग्जाम्स होंगे, उसमें हम मेरिट में आ जाएंगे। आप सोच के देखिए कि अराउंड आपका 14 लाख कैंडिडेट पेपर 2 में बैठते हैं, जिसमें से आपके 2,40,000 या 39,000 के आसपास ही कितने होते हैं, पास होते हैं। अब आप खुद आइडिया लगा के देखिए कि अगर आप किसी भी स्टेट में, इवन मैं मान के चलता हूं अगर आप यूपी में हैं, यूपी में अगर आप हार्डली मान के चलते हैं 50K वैकेंसी आपके पास आती है, और सोचिए ये अगर नंबर 10 लाख के आसपास कैंडिडेट फिल करते हैं फॉर्म को, और उसके बाद आप खुद आइडिया लगाइए कि आप क्या यहां से 50,000 वैकेंसी के अंदर आ सकते हैं या नहीं आ सकते। तो खुद आप आइडिया लगा के देखिए, वहां पे आता है मेरिट, कि अगर आपने इसी एवरेज से पास किया है तो आप 50 के पास में भी नहीं होंगे। कुछ ही चुनिंदा जो लोग होंगे, या 50,000 जो हम कह रहे हैं, सिर्फ वो लोग होंगे जो ऊपर होंगे, बाकी जो भीड़ है वो फेल, और कुछ परसेंट ऐसे होंगे जो मेरिट भी नहीं बना पाएंगे। क्योंकि आपको यहाँ पे जो जॉब ओरिएंटेड एग्जाम होंगे वहां पे क्वालिफाइंग मार्क्स नहीं चाहिए, वहां पे आपको मेरिट में आना है। चाहे वहां से आपको एकेडमिक जुड़ता रहे, डिग्री जुड़ती रहे, डिप्लोमा जुड़ता रहे, लेकिन कहीं ना कहीं आपको आना मेरिट में होता है। तो ये परसेंटेज आपको असलियत दिखाती है कि कितना बुरा हाल है एक ऐसे एग्जाम का जो कि क्वालिफाइंग एग्जाम है, लेकिन हम उसको फिर भी क्लियर नहीं कर पा रहे हैं। उसके काफी सारे रीजन है, और वो रिपीटेड रीजन है, वो भी हम देखेंगे। तो कहीं ना कहीं आपने देखा होगा कि क्या एग्जाम से डरना चाहिए नहीं चाहिए, एक पोर्शन मैंने दिखा है। अब नेक्स्ट हम चीजें देखते हैं। अब दूसरा हमारा एक जो इन्फॉर्मेशन आप तक शेयर कर देते हैं, हमारी एप्लीकेशन पे एक टीजीटी केमिस्ट्री का बैच है, जो कि आपको काफी सारे एग्जाम जैसे DSSB, KVS, NVS, EMRS, NVS जैसे एग्जाम्स है, उनमें आपको काफी हेल्प करने वाला है। काफी मतलब रिकॉर्डेड बैच रहेगा, और इवन अभी ऑफर टाइम में है, जिसको आप 25 अगस्त तक 249 में ले सकते हैं। ये हमारे एप्लीकेशन पे अवेलेबल है। रिकॉर्डेड बैच रहेगा, वीडियोस पर डे आपको एक एक रिसीव हो रही है। लगभग 30 दिन में पूरा आपका कोर्स खत्म हो जाता है। इसका सबसे बेस्ट बेनिफिट ये कि अगर आपको सिर्फ केमिस्ट्री ही पढ़नी है तो आपको पूरा किसी का कंबाइंड बैच लेने से बेटर है कि आप सिर्फ इतने में आपको अच्छे से क्लियर कराने लायक, मतलब इवन अच्छी मेरिट बनाने लायक आपको प्रिपरेशन कम कॉस्ट में अच्छे लेवल पे मिल जाती है। तो ये इन्फॉर्मेशन आप तक के है। इसका रजिस्ट्रेशन ऑलरेडी स्टार्ट हो चुकी है, क्लासेस भी ऑलरेडी स्टार्टेड है। अभी ऑफर के प्राइस जो है आपको मैंने बताया, ऑफर खत्म होने के बाद प्राइस चेंज हो जाएगा। तो जाइए, एनरोल करिए और क्लासेस स्टार्ट करिए। बेनिफिट दूसरा इसका ये भी है कि इसकी वैलिडिटी इतना है कि अगर आपने अभी तक सीटेट एग्जाम नहीं दिया और आप दिल्ली NCR या NVS KVS के अटेम्प्ट करना चाहते हैं, हमारे जैसे एग्जाम के अटेम्प्ट करना चाहते हैं, तो उस केस में भी आप इजीली इस एग्जाम की हेल्प से निकाल सकते हैं। क्यों? क्योंकि 1 साल की इसकी रहेगी वैलिडिटी। अगले 6 महीने में आपका सीटेट आएगा और 6 में रिजल्ट भी मतलब आ जाएगा उसका कंप्लीट, और इवन अगले विदिन अ ईयर आपके पास इन एग्जाम में से कोई ना कोई एग्जाम आपके घर पे दस्तक दे रहा होगा। अगर आप प्रिपेयर रहेंगे तो आप ही को बेनिफिट मिलने वाला है। तो ये आपका बैच है, वो आप स्टार्ट कर सकते हैं, आपकी चॉइस है। ऑफर में लीजिए या फिर उसके बाद भी अगर लेना चाहे, किसी को आप रिकमेंड करना चाहे तो आप भी रिकमेंड कर सकते हैं। सबसे ज्यादा मिस्टेक क्या रही सीटेट एग्जाम में, उसको देखते हैं। तो सीटेट एग्जाम में देखिए जो मिस्टेक है, ये एक ऐसी मिस्टेक है जनरली जो कंटिन्यूस फॉलो हो रही है। मतलब अगर हम कहें कि अगर 2 पर्सन है, ये फर्स्ट टाइम अटेम्प्ट दे रहे हैं, तो हो सकता है इसमें से एक बंदा इन किसी ना किसी मिस्टेक से फेल हो जाता है। मतलब फेल होने वाले 2 लोगों में से इन 4 या 5 लिस्ट में जो लिखा है यही रीजन है फेल होने का। पास होने वाले के लिए वही बात है, कोई एक्सक्यूज ही नहीं होता, उसके पास रीजन है, उसका सर्टिफिकेट। लेकिन जो हारता है उसके पास होता है रीजन कि हम क्यों हारे या क्यों फेल हुए। तो उनमें से है ये रीजन, जिसमें से सबसे बड़ा रीजन है और ये सीटेट का कंटिन्यूस बना हुआ रीजन है, वो की है आपका टाइम मैनेजमेंट। टाइम मैनेजमेंट में रीजंस क्या रहते हैं कि आपकी जो बुकलेट है, जो आपकी बुक है, मतलब आपकी एग्जाम बुक है, वो कई बार क्या होता है एग्जैक्ट टाइम पे डिस्ट्रीब्यूट होती है।
जिसकी वजह से आपको एंट्री का टाइम नहीं मिल पाता, एक्स्ट्रा टाइम नहीं मिल पाता, तो आपका जो एग्जाम टाइम है वो आपको कहीं ना कहीं कम मिल पाता है आपकी एंट्री फिल करने की वजह से। जनरली क्या होता है, पेपर को मतलब बुकलेट को आपको पहले दे दी जाती है, और एमआर सीट भरने के लिए भी आपको वो टाइम एक्स्ट्रा मिल जाता है, और ताकि आपकी जो भी पूरा प्रॉपर एग्जाम टाइम है आप उसमें एग्जाम पढ़ के लगाते हैं। लेकिन काफी जगह पे क्या होता है, बुकलेट आपको एग्जैक्ट टाइम पे डिस्ट्रीब्यूट होती है, और आपको जो मार्किंग्स करनी है या फिर आप कह सकते हैं एंट्रीज फिल करनी है वो आपको एग्जाम टाइम में ही करना होता है। एक रीजन है। फिर उसके बाद क्या हो रहा है कि कंटिन्यूस आप एग्जाम देखेंगे ना सीटेट का, तो लेंदी बहुत हो जा रहा है, सिलेबस में चेंज नहीं है लेकिन लेंदी हो रहा है। और साथ ही साथ दूसरा क्या आता है ना, कुछ टॉपिक या कुछ ऐसे क्वेश्चंस ऐसा है अपने आप में पैराग्राफ की तरह क्वेश्चन दे दिया जाता है, इतना लंबा दे दिया जाता है कि वो पर मिनट क्वेश्चन जो हम कोशिश करते हैं कि 1 मिनट में एक क्वेश्चन होना चाहिए वो नहीं हो पाता, जिसकी वजह से हमारा क्या है ना, क्वेश्चन पेपर थोड़ा थोड़ा डिले होता जाता है। और लास्ट मोमेंट पे क्या होता है, 15 से 20 क्वेश्चन तो काफी ज्यादा लोगों के ऐसे फंस रहे हैं कंटिन्यूस कि वो उसको पढ़ के एग्जाम में सिलेक्ट भी नहीं कर पा रहे कि क्या आंसर लगाए। तो ऐसे केसेस में क्या होता है ना, वो 15-20 नंबर्स का ही प्ले रहता है कि आप 90 से जस्ट खिसक जाते हैं या फिर 82 से जस्ट खिसक जाते हैं। तो ये रीजन है सबसे बड़ा अपने आप में कि आप उस जो हम कहते हैं क्वालिफाइंग मार्क्स को टच नहीं कर पा रहे, जिसकी वजह से ये इश्यूज आ रहे हैं। कहीं ना कहीं अगर यहाँ से आप 50% में नंबर निकाल लेते हैं ना, तो भी आपको बेनिफिट मिलता है। और मैंने जैसे बताया, 2 में से जो सबसे ज्यादा फेल होने परसेंटेज है वो ये रीजन है, और इसमें सबसे बड़ा रीजन है आपका टाइम मैनेजमेंट। टाइम मैनेजमेंट के रीजन मैंने आपको बताया कि वहां पे क्या क्या इश्यूज आ रहे हैं। एक सबसे बड़ा रीजन और आता है कि आपका लैंग्वेज सिलेक्शन का जो कंफ्यूजन है वो एग्जाम में आता है। इसको लेके हम ऑलरेडी मल्टीपल टाइम वीडियो बना चुके हैं, इवन एग्जाम से पहले आपको कैसे करना है, कैसे अटेम्प्ट करें वो भी बनाते हैं। लेकिन फिर भी कंटिन्यूस ये इश्यू आता है जिसमें आपको लैंग्वेज 1, ठीक है, आपका जो लैंग्वेज 1 और लैंग्वेज 2 का जो सिलेक्शन होता है एट द टाइम ऑफ एग्जाम, वहां पे गलती होती है। और ये काफी टाइम 60 मार्क्स भी खराब करा सकता है, या फिर एज पर कि आपने कब पकड़ा इस चीज को कि एग्जाम में मेरी एंट्री गलत हो रही है या फिर मेरे क्वेश्चंस गलत हो रहे हैं। तो यहां से इतना बड़े लेवल तक का भी एग्जाम खराब हो सकता है अगर आप इस कंफ्यूजन में फंसे हैं या फंस सकते हैं। तो इसके लिए हमारे चैनल पे सेपरेट वीडियो है, डिटेल्ड है। इवन जिस तरह से एग्जाम में बुकलेट आती है उसी को लेके हमने एक्सप्लेन किया हुआ है। इवन एग्जाम से पहले भी हम इसको डिस्कस करेंगे। दूसरा आता है कि काफी लोग जो साइंस साइड के होते हैं वो क्या करते हैं, मैथ साइंस से स्टार्ट करते हैं, ठीक है, मैथ साइंस से स्टार्ट करते हैं। तो मैथ साइंस में कोई इश्यू नहीं है, लेकिन आप अगर पेडागोजी थियोरेटिकल पोर्शन को जल्दी निपटा के और न्यूमेरिकल पोर्शन पे लेट आते हैं तो ये एक आपको एक्स्ट्रा एडवांटेज देता है, जिसकी वजह से आपके नंबर अच्छा होता है, आप इंक्रीज कर सकते हैं। जैसे मैंने आपको बताया 15 से 20 क्वेश्चन काफी लोग अटेम्प्ट ही नहीं कर पा रहे हैं। उसका रीजन है एक कहीं ना कहीं अपने आप में मैथ भी है कि लोग मैथ स्टार्ट कर देते हैं, चाहे पेपर 1 हो पेपर 2 हो, और मैथ अपने आप में लेंदी है कि आप 13 में से 13 मिनट में नहीं कर पाते। उसके लिए चाहिए आपको 40-50 मिनट तक टच कर सकता है। अच्छी प्रैक्टिस है तो आप विद इन अ टाइम भी कर सकते हैं, इवन टाइम बचा भी सकते हैं। लेकिन एक जनरल प्रैक्टिस ये है कि आपको 30 मिनट से ज्यादा टाइम लग जाता है आपको मैथ पोर्शन करने में, स्पेशली न्यूमेरिकल की वजह से, जो क्वेश्चन है उसकी वजह से। तो यहाँ का जो टाइम होता है वो आप कहीं ना कहीं मैनेज करने जाते हैं, और अगर बाकी थ्योरेटिकल पोर्शन पे भी क्या है मैनेज नहीं हुआ तो लास्ट में वो मिनट्स आपकी कहीं ना कहीं एग्जाम को डुबा जाती है और आप वन शॉट में लगा के आते हैं। उसके बाद लास्ट डे प्रिपरेशन, ये तो अपने आप में है ही, जैसे हम इंजीनियरिंग में बोलते हैं कि लाइक लास्ट नाइट जो है वो अपने आप में एग्जाम प्रिपरेशन होता है। तो सेम चीज है कि आपका जो लास्ट नाइट प्रिपरेशन है वो एक कहीं ना कहीं सबसे बड़ा रीजन बन जाता है कि आप उन कॉन्सेप्ट्स को नहीं समझ सकते जो क्वेश्चंस में घुमा के पूछा गया है। तो ये रीजन है कि आप लास्ट डे प्रिपरेशन ना करके बेस्ट है कि आप प्रिपरेशन टाइमली करें। ज्यादा टाइम नहीं है आपके पास, थोड़ा थोड़ा प्रिपरेशन करें। आप स्ट्रॉन्गेस्ट सब्जेक्ट को ले, साथ ही साथ एक वीक सब्जेक्ट पकड़िए, तो पैरेलली उन दोनों को चलाइए थोड़ा थोड़ा करके, जब तक आपके पास लगभग 4 महीने 5 महीने का टाइम है, आप इजिली उसको अच्छे लेवल पे क्रैक कर सकते हैं। और लास्ट जो पॉइंट है कि सिर्फ काफी लोगों की प्रैक्टिस क्या रहती है कि हम क्वेश्चंस लगाए, PYQ ही लगाए, अच्छी प्रैक्टिस है, लेकिन विदाउट कॉन्सेप्ट को समझे, विदाउट उन चीजों को समझे कि वो रीजन कहां से आता है। अगर आप सिर्फ और सिर्फ क्वेश्चन प्रैक्टिस लगा के जाएंगे तो एग्जाम में आप फिर फंसेंगे। सबसे बेटर है कि आप कॉन्सेप्ट को समझिए और उसके बाद फिर आप प्रैक्टिस करिए। चाहे कॉन्सेप्ट मतलब टॉपिक वाइज प्रैक्टिस करिए, चाहे आप क्या करिए टॉपिक के बाद पूरे चैप्टर की करिए, मॉक टेस्ट लगाइए, मल्टीपल्स जो है आप जो है एग्जाम जो लास्ट ईयर्स के रहे हैं वो लगाइए। वो बेस्ट तरीका होता है। बिना कॉन्सेप्ट को समझे, बिना किसी चीज को क्लियर किए अगर आप क्वेश्चंस पे ही जाएंगे तो आप फिर से गलती कर जाते हैं। तो ये सबसे बड़े मेजर मिस्टेक्स हैं जो सबसे ज्यादा रही है। ये PDF आप जाके
हमारे टेलीग्राम से भी डाउनलोड कर सकते हैं। इवन इसमें सिलेबस की भी इंफॉर्मेशन आपको मिल जाएगी, तो आप वहां से डाउनलोड कर सकते हैं। एप्लीकेशन पर जाके आप हमारा जो है केमिस्ट्री स्पेशल जो बैच चल रहा है वो भी देख सकते हैं। पैटर्न पे आने से पहले हम देखते हैं कि अगर मिस्टेक्स ये हैं तो साथ ही साथ एक दो मिस्टेक और रहती है जिसमें ग्रामर। ओके, तो ग्रामर क्या है कि अगर आप ग्रामर पे ज्यादा फोकस करते हैं, स्पेशली किसके लिए, सीटेट के लिए, तो आप यहां पे फिर से गलती करते हैं। तो आपको ग्रामर पे फोकस नहीं करना होता। हार्डली लैंग्वेज 1 एंड लैंग्वेज 2 के लिए आपका ग्रामर जो आता है वो 5 से 6 नंबर का ही पड़ता है। ठीक है, आप लगभग 3-3 नंबर का लगा के चलिए, 3-3 नंबर का ही आपको ग्रामर पोर्शन पड़ता है, जिसके लिए आप 2 लैंग्वेज के अलग अलग ग्रामर को अगर पढ़ेंगे, मतलब व्याकरण को पढ़ेंगे, तो आपका बहुत टाइम कंज्यूमिंग होता है। जबकि बेसिक ग्रामर आपको देखने को मिलता है वो आप इसमें से अराउंड 2 से 3 नंबर आप बिना स्टडी के भी निकाल सकते हैं। अगर आपका जनरल, आप नॉर्मली आप एवरेज स्टूडेंट भी है, तो 2 से 3 नंबर आप इजीली निकाल सकते हैं वहां से बेसिक पढ़ने के बाद भी। लेकिन अगर आप डिटेल जाएंगे ग्रामर के लिए तो आपको 5 से 6 नंबर का ही बेनिफिट होने वाला है। उसके बाद मैंने सेम कहा, कॉन्सेप्ट को समझे बिना सिर्फ लोड लर्निंग, रटना, रट्टा मारना या फिर क्वेश्चंस को एज इट इज रट लेना, क्या पूछा क्या बताया कोई नहीं जानता। और जहां आप चॉइस क्वेश्चंस पे जाते हैं, जहां पे आपके पास आंसर प्री फिल्ड है, वहां पे आप थ्योरी नहीं भर के आते, जैसे कि हमारे नॉर्मल एग्जाम्स होते हैं, वहां पे आपको ये दिक्कतें आएंगी कि अगर आप थोड़ा सा भी गलत समझते हैं क्वेश्चन को, तो आपका क्वेश्चन क्या है, गलत हो जाता है। ठीक है, तो जो रोट लर्निंग है वो नहीं करनी, बिना सिलेबस के आपको स्टडी शुरू नहीं करनी। तो आप बिना सिलेबस देखे भी अगर स्टडी करते हैं तो भी फंस जाएंगे। बहुत सारे टीचर है, बहुत सारा सिलेबस है, कुछ टीचर्स इवन टीजीटी लेवल तक का पढ़ाते हैं, अच्छी बात है, अच्छी प्रिपरेशन होती है, लेकिन क्या उतना आपके पास टाइम है, क्या आप उतना कर सकते हैं, उसको जरूर एनालाइज करिए। बिकॉज ऑफ सिलेबस क्वेश्चंस डिफरेंट होते जा रहे हैं, हर ईयर हर एग्जाम में चेंज हो रहा है थोड़ा सा पैटर्न इन द सेंस क्वेश्चन लेंथी हो रहे हैं, पूछने का तरीका बदल रहा है, डेप्थ बढ़ती जा रही है, ये सब चीजें हो रही है, बट सिलेबस में चेंज नहीं है। तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस या पीवाईक्यू जिसे हम जानते हैं वो जरूर करिए। दूसरा कि क्या करें, एनसीईआरटी, ये एक ऐसा अपने आप में रामबाण है जिससे आप एग्जाम को इजीली क्रैक कर सकते हैं बिना किसी इशू। तो आपका जो मास्टर है वो है एनसीईआरटी, एनसीईआरटी को ही रेफर करिए, उसी से पढ़िए। इवन अगर आप सबसे ज्यादा अगर खुद से प्रिपरेशन करना चाहे तो एनसीईआरटी ही आपका बेस रेफरेंस होगा। उसके बाद स्टडी के साथ साथ आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की आपको प्रैक्टिस करनी है, जितनी ज्यादा से ज्यादा हो। एटलीस्ट आपको 2018 से लेके और 2024 तक की प्रिपरेशन आप कर सकते हैं, मतलब पीवाईक्यू लगा सकते हैं। अगर इतना भी टाइम नहीं है तो लास्ट जो 3 एग्जाम हुए हैं ऑफलाइन, आप एटलीस्ट उन 3 को तो प्रिपरेशन में लीजिए, 3। तो उसके बाद आती है पेडागोजी, ठीक है, जो कि आपका क्या चलता है, रोट लर्निंग पे नहीं है, उसको कॉन्सेप्ट समझने हैं, पेडागोजी समझनी है, क्योंकि पेडागोजी मोस्ट इंपोर्टेंट एरिया होता है आपका एग्जाम क्रैक करने का। अभी हम देखेंगे पेडागोजी क्यों इंपोर्टेंट है। देन पैसेज की प्रैक्टिस सिंपल है, आपको लगभग 12 नंबर और 12 से 13 नंबर पर लैंग्वेज, मतलब लैंग्वेज 1 या लैंग्वेज 2 किसी की भी बात करिए, मतलब आपको लगभग 60 में से 25 नंबर के आसपास आपको क्या मिलता है, पैसेज। 2 पैसेज आपको लैंग्वेज 1 में मिलेंगे, 2 पैसेज आपको लैंग्वेज 2 में मिलेंगे। 60 नंबर में से 25 नंबर तो आते हैं आपके लगभग पैराग्राफ से। उसके बाद आपका 5 नंबर के आसपास ऑलमोस्ट वो आता है आपका ग्रामर से। बाकी जो 30 नंबर बचते हैं वो आता है आपका पेडागोजी से। तो लैंग्वेज का पेपर बनता है इस तरह से। तो आप सोच के चलिए, यहां से आपके लगभग 25 नंबर का जो क्वेश्चन है, ठीक है, ये आपके जो क्वेश्चन है वो बनते हैं पैसेज से। इसको नहीं छोड़ सकते, और ये बड़ा इजी है, आंसर आपको आपके पैराग्राफ्स में मिलते हैं, कहीं बाहर से आते नहीं है। तो ये आपका सेकंड पॉइंट हो जाता है कि आपको करना क्या है। उसके बाद अगर हम लाइटली देखें कि इंपॉर्टेंट टॉपिक आपके क्या है, तो इंपॉर्टेंट टॉपिक के साथ साथ हम जा सकते हैं कि पैटर्न क्या है। देखिए, आपको पता है एग्जाम जो होता है 150 मार्क्स का होता है, क्वेश्चन भी 150 होते हैं। एक क्वेश्चन का मतलब है 1 नंबर। जो टोटल टाइम होता है वो भी 150 होता है, मतलब 2.5 आवर्स। ठीक है, एग्जाम अभी ऑफलाइन चल रहा है, ऑफलाइन ही होगा इस बार भी, उम्मीद यही है। कोई अगर चेंज आता है तो हम उसके लिए अपडेट कर देंगे। नेगेटिव मार्क्स नहीं होते। जो इसकी एलिजिबिलिटी क्या है, अगर आप बीएड बीटीसी कुछ इस तरह का जो कोर्स है, सिमिलर कोर्स है, चाहे वो अपेयरिंग में हो, जस्ट आपने एनरोल किया हो, या फिर आप पास कर चुके हैं, आप दोनों ही केस में इसको एग्जाम को दे सकते हैं। इसकी वैलिडिटी क्या होती है इसके सर्टिफिकेट की, वो होती है लाइफ टाइम।
नेक्स्ट हम देखें किसके सब्जेक्ट कैसे डिस्ट्रीब्यूटेड है। तो जो पेपर 1 है, पेपर 1 और एक साथ में एक पेपर 3 की अभी बात चल रही है, अभी इंट्रोड्यूस नहीं किया गया। पेपर 3 अगर इंट्रोड्यूस किया जाता है वो किया जाएगा आपके अपर लेवल के लिए, मतलब आप 11th 12th को मान के चलिए कि आपका वहां पे जाने वाला है। ये आपका टिल 10th हो जाता है। काफी स्टेट जो है इसको जूनियर तक लेते हैं, मतलब 8 तक, बट काफी जगह पे जो टीजीटी की वैकेंसी है उसके लिए भी क्या होता है, आपको मिलेगा पेपर 2। ये आपका रहता है 5th तक के लिए, 5th क्लास तक के लिए। तो अभी के केस में आपका पेपर 1 और पेपर 2 ही चलता है। तो अगर हम देखें इनका सिलेबस सब्जेक्ट्स, तो आपको सीडीपी, ईवीएस, मैथ, लैंग्वेज 1, लैंग्वेज 2, लैंग्वेज लगभग 25 से 26 लैंग्वेज, सीटेट थोड़ा वेरिएशन कर सकता है। तो इतनी लैंग्वेजेस आपको ऑप्शन में मिलती है, आप उनमें से 2 कोई भी लैंग्वेज ले सकते हैं। तो अगर हम एज्यूम करें आपकी हिंदी आपकी लैंग्वेज 1 है और लैंग्वेज 2 आपकी इंग्लिश है, तो इस तरह से 30-30 में वो डिवाइड रहेगी। तो आपके ये सब्जेक्ट बनते हैं पेपर 1 के लिए, जो कि टोटल नंबर बनाते हैं 150। साथ ही पेपर 2 अगर हम बात करें तो सीडीपी और लैंग्वेज ये ऑलमोस्ट कॉमन है, जस्ट डिफरेंस आता है लेवल का। थोड़ा लेवल अप हो जाता है जब आप पेपर 2 देते हैं। यहाँ पे मैथ और साइंस कंबाइंड हो जाती है और ईवीएस नहीं होती, जो कि बनाता है यहाँ पे 60। बट अगर कोई नॉन साइंस ग्रुप है तो वो ले सकता है सोशल स्टडी, तो उसके केस में भी क्या होता है आपका 60 मार्क्स का ही आएगा वो, और टोटल बनते हैं 150 मार्क्स। इसमें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट जो रहता है, अगर हम इंपॉर्टेंट टॉपिक देखें तो हर जो सब्जेक्ट है वो 2 लेवल पे डिवाइड होता है, ठीक है, कंटेंट और पेडागोजी। वैसे सीडीपी ऑलमोस्ट पूरा ही पेडागोजी आता है, बट ये भी अपने आप में कंटेंट मतलब थोड़ा थ्योरम्स वगैरह वगैरह इस तरह से और इस तरह से चलता है, ठीक है। लैंग्वेज सभी जो सब्जेक्ट है वो इस 2 पोर्शन में डिवाइड होते हैं, ठीक है, कंटेंट और पेडागोजी। ओके, अगर आप यहां से देखेंगे तो हम बात करते हैं, ये आपका आता है 15 नंबर, ये भी 15 नंबर, ये भी 15 नंबर, ये भी 15 नंबर। 15-15 में सब्जेक्ट्स को डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है, डिवाइड किया जाता है। आप इसको लेके चल सकते हैं, आपका इस तरह रहेगा। अब आप देखेंगे अगर सभी को जोड़ के, तो आप इसको मान के चलिए कि आपका ये जो पूरा 30 नंबर है, ये जो 30 नंबर है, ये 30 नंबर अपने आप में बच्चों को क्या सिखाए, कैसे सिखाए, इसी पे बेस्ड है। मतलब आपको शिक्षण शास्त्र या फिर हम कह सकते हैं पेडागोजी इसी पे बेस होता है। तो आपके ये 30 नंबर, उसके बाद पेडागोजी 1, 2, 3 और 4, ठीक है। 60 नंबर अलग अलग सब्जेक्ट से और आपका 30 नंबर यहां से, जो कि आपका सीडीपी प्लस जो पेडागोजी है, मैंने सीडीपी पूरा एक साथ लिया, ये बनाते हैं 30 प्लस 15 हर सब्जेक्ट से अगर हम 15 नंबर लेते हैं, ठीक है, या आपका 15 प्लस 15 प्लस 15, ठीक है, ये आपका बनता है 30 प्लस 60 और जो आपका बनाया 90 मार्क्स। आपका बनता है 90 नंबर का ऐसा, जो कि सीडीपी और पेडागोजी से बनता है। और सीडीपी आपको सबसे ज्यादा सपोर्ट करती है सीटेट एग्जाम को क्रैक करने के लिए। सेंट्रल में जब आप जाते हैं तो सबसे बेस्ट रहता है आपको सीडीपी सबसे बेस्ट करने के लिए। उसके बाद बाकी सब्जेक्ट और बाकी चीजों पे आप फोकस कर सकते हैं। आपके स्टेट में डिफरेंस होगा, वहां पे अलग हो सकता है, लेकिन ये सीटेट का यही सबसे बड़ा पॉइंट आता है कि आपकी सीडीपी अगर अच्छी है तो आपका एग्जाम भी अच्छा निकल जाएगा। उसके बाद 15-15 नंबर आपका मेन कंटेंट का आता है, जिसमें से मैंने आपको बताया लगभग किसका आपका 2 पैसेज आते हैं, दोनों में 2-2, तो लगभग 25 नंबर का आपको यहां से निकल जाएगा पैसेज से, मतलब लैंग्वेज 1 और लैंग्वेज 2 से। तो अगर आप मान के चलें, ये तो आपका पेडागोजी से हुआ, ठीक है, पेडागोजी और बाकी, और 25 नंबर आप अगर जोड़ लेते हैं किसके, पैसेज के, ठीक है, तो आपके यहां से नंबर आप खुद जोड़ के देखिए कि आप कितना इजीली 100 प्लस एक ऐसे पोर्शन पे बैठे होते हैं जो कि आपको इजी ट्रैक रहता है, आप इजीली उसको ट्रैक कर सकते हैं, इजीली आप उसको अच्छे स्कोर में कन्वर्ट कर सकते हैं। उसके बाद कुछ लोगों का ईवीएस अच्छा होगा, कुछ लोग मैथ अच्छा कर सकते हैं, कुछ लोग इंग्लिश पेडागोजी या फिर ग्रामर में भी 2-3 नंबर बढ़ा सकते हैं। इस तरह से आप कहीं ना कहीं यहां से जो बचने वाले नंबर हैं आपके मैथ के और ईवीएस के 15-15 नंबर, उनको भी अच्छा स्कोर कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पे आपका 90 प्लस 25 ये आपका इतना इजी होता है, एक दूसरे पे 90 नंबर ये डिपेंड करते हैं।
25 आपको एग्जाम में ही मिलते हैं। तो अब यहाँ से आप स्कोर कितना इजीली कर सकते हैं। यहाँ से भी अगर ये आपके 15 मैथ से 15 ईवीएस से अगर 30 नंबर में से 15 भी 50% निकालते हैं तो अराउंड आपके पास यहाँ से नंबर 130 से 35 नंबर ऐसे होते हैं जिनको आप कोशिश कर सकते हैं, और वहां से भी आप गिरदाबाद होते होते अगर कुछ पहुंचते तो आप 100 120 इजिली ट्रैक कर सकते हैं, इजिली उनको पकड़ सकते हैं। इसीलिए सीटेट जो क्लियर करते हैं वो अच्छे नंबर से भी जाते हैं, सीटेट जो नहीं क्लियर करते वो 80-85 की रेंज में काफी ज्यादा रिजल्ट ऐसा होता है जो कि आपको 80 से लेके 90 के बीच में, मतलब अगर जनरल कैटेगरी के लिए हम बात करें तो इसी बीच में फेल होते हैं सबसे ज्यादा स्टूडेंट। क्यों? क्योंकि उन्होंने इस कॉन्सेप्ट को नहीं समझा कि वो कैसे मैक्सिमम नंबर लाए, किस पोर्शन को ज्यादा पढ़े, किस पोर्शन को छोड़े। अगर ये आपको पता है तो आपके लिए एग्जाम कोई भी टफ नहीं होता। तो ये आपका है इंपॉर्टेंट। सेम आपका पेपर 2 का जाएगा, बस यहाँ पे डिफरेंस क्या आएगा, मैथ और साइंस होगा, ईवीएस नहीं होगा। और यहाँ पे जो पेडागोजी का पोर्शन है वो 15 की जगह 20 नंबर का हो जाएगा मैथ से और 20 नंबर हो जाएगा साइंस से। बाकी एज इट इज ये रखा मिलता है और इसी से आपका एग्जाम होता है। तो अगर मैं मानता हूं इस वीडियो को अगर आपने सीरियसली लिया, देखा पूरा, तो ये आपका एग्जाम क्रैकिंग वीडियो हो सकती है और यहीं से आप एग्जाम क्रैक कर जाएंगे। क्यों? क्योंकि आपने ये भी समझा क्या रिजल्ट चल रहे हैं तो हमें सीरियस होना है, क्या हमें पढ़ना है, कैसे हमें पढ़ना है, एग्जाम का पैटर्न क्या है और क्या चीज है। सिलेबस आप इंटरनेट पे डालेंगे आपको तुरंत मिलेगा, गूगल पे आप डालेंगे तुरंत आपको सब्जेक्ट का सिलेबस आ जाएगा। तो सिलेबस तो आप कहीं से देख सकते हैं, लेकिन निकालना एग्जाम कहां से वो आपको इस वीडियो में कंप्लीट पता चल जाता है। तो उम्मीद करता हूं अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो आप बाकी फ्रेंड सर्कल में भी शेयर करेंगे। ठीक है, इसके बाद अगर हम देखें तो अवॉइड मिस्टेक, डू, ये सब हमने रखा है। सिलेबस डिस्कशन हम ऑलरेडी कर चुके हैं, हमने जैसे बताया उसको भी आप देख सकते हैं। पेपर 1 पेपर 2 का ऑलमोस्ट सिलेबस सेम है, सीडीपी का जस्ट डिफिकल्टी लेवल 1-2 टॉपिक का डिफरेंस आता है, जिसमें से आपका 15 नंबर का क्या है, कंटेंट है। ठीक है, 5 नंबर में आपका ये कॉन्सेप्ट ऑफ इंक्लूसिव एजुकेशन आ जाती है और 10 नंबर का आपका पेडागोजी का पोर्शन है। जस्ट ये डिफरेंस आता है लाइटली। उसके बाद आपका लैंग्वेज 1 का सिलेबस है, इसको हमने ऑलरेडी दूसरी वीडियो में प्रॉपर एक्सप्लेन किया है क्योंकि पैसेज का जो डिफरेंस है, बट लाइटली मैं बता देता हूँ। इसमें क्या होता है, 2 पैसेज आते हैं लैंग्वेज 1 में, जो कि आपका एक स्टोरी होता है और एक आपका क्या होता है, पोयम होता है। मतलब सीधा सीधा एक आपको ऐसे की तरह सिंपल, जिसको हम गद्य बोलते हैं, वो मिलेगा, और एक पैसेज जो आपका होगा पद का, मतलब कविता या फिर हम कह सकते हैं पोयम मिलेगी, ये मिलता है। बाकी आपका जो सिलेबस है लैंग्वेज, पेडागोजी और ये ऑलमोस्ट ठीक है। लेकिन जो लैंग्वेज 2 होगी उसमें जो दोनों पैसेज हैं वो आपको सिंपल रिटर्न ऐसे फॉर्म में मिलता है, मतलब आपको वो गद्य में मिलता है, पद में नहीं मिलता, पोयम नहीं मिलती है। तो यही लैंग्वेज 1 और लैंग्वेज 2 में डिफरेंस आता है। और इवन इसीलिए लैंग्वेज 1 और लैंग्वेज 2 को सिलेक्ट करने का भी डिफरेंस आता है कि आप नंबर कैसे बढ़ा सकते हैं। और दूसरा एक डिफरेंस निकल के आता है, जब आप एग्जाम में कर रहे हैं तो उनके 2 अलग डिफरेंट सेट आते हैं, वो डिस्कस करेंगे फिर से अलग, नहीं तो वीडियो आप जाके हमारे चैनल पर देख सकते हैं। ठीक है, तो आपको 30 नंबर का पेपर आता है, 15 नंबर का आपका मेन कॉम्प्रिहेंसिव या फिर हम कह सकते हैं मेन कंटेंट आता है, 15 नंबर का आपका पेडागोजी आता है। साथ में आपको एक अलग से बेनिफिट और दे देता हूं, अगर आपने वीडियो यहां तक देखी है, आपने अगर 15 नंबर, मैं मानता हूं आपकी 2 लैंग्वेज लिए, एक हिंदी एक इंग्लिश, और आप हिंदी लैंग्वेज वाले हैं, मतलब आपको हिंदी इजी पड़ती है, समझनी पढ़ना, तो आप उसमें पोयम को भी इजीली समझ सकते हैं। सिंपल सी बात है। अगर आप सिंपली, अगर मैं कहूँ यूपी बोर्ड से, स्टेट बोर्ड से, और आपका हिंदी में बोर्ड था, तो आपको क्या होगा, आपको पोयम और आपको जो बाकी बेसिक क्वेश्चंस को समझना, आपकी जो थिंकिंग है वो बेटर चलेगी हिंदी में। तो अगर आप उसकी पेडागोजी, ठीक है, किसकी, जिस भी लैंग्वेज की पेडागोजी आपको इजी समझ में आए, मतलब आपकी जो भाषा है, आपकी हिंदी है तो हिंदी में पढ़िए, इंग्लिश है इंग्लिश में पढ़िए, उसकी आप पहले पढ़िए। अगर आप हिंदी और इंग्लिश में एग्जांपल लेता हूं, कोई और भी लैंग्वेज हो सकती है, अगर आपने हिंदी में पेडागोजी पहले पढ़ ली है तो जस्ट उसका इंग्लिश जो ट्रांसलेशन है आपको पेडागोजी मिल जाएगी इंग्लिश लैंग्वेज की। इस जगह पे आप ये समझ के देखिए कि अगर आपकी एक हिंदी है एक उर्दू है, और हिंदी आपकी अच्छी है तो आप हिंदी की अगर पेडागोजी पढ़ेंगे तो आपको उर्दू की पेडागोजी समझ में आ जाएगी। इसका रिवर्स भी आप देख सकते हैं, अगर आपको इंग्लिश अच्छे से आती है तो आप इंग्लिश की पेडागोजी पहले पढ़िए, उसके जो कॉन्सेप्ट है वो पहले पढ़िए, जो भी आपकी जो विधि है वो उन्हें पहले पढ़िए, और आप जैसे ही दूसरी लैंग्वेज पे शिफ्ट करेंगे, तैयारी करते टाइम पे पढ़ना शुरू करेंगे, तो आपको खुद ही लगेगा कि जस्ट ये ट्रांसलेशन है। तो आप एक पेडागोजी की प्रैक्टिस करेंगे अच्छे से तो दूसरे की आपकी अपने आप हो जाती है, और सेम कॉन्सेप्ट भी सेम ही है ऑलमोस्ट, क्योंकि कहीं ना कहीं लैंग्वेज पढ़ाने के तरीके सेम ही है कि आप किस लैंग्वेज को कैसे पढ़ाते हैं।
ये आपका कॉन्सेप्ट रहता है। तो ये अगर आप वीडियो अभी तक देख रहे हैं तो ये भी प्रिपरेशन में जोड़ लीजिएगा कि आपकी जो पेपर की प्रिपरेशन है, लैंग्वेज 1 जो रहेगा, आपकी जो बेस्ट लैंग्वेज जो रहेगी, उसकी पेडागोजी आपको पहले पढ़नी है। उसके बाद साथ ही साथ उसके बाद आप लैंग्वेज 2 की जो लैंग्वेज रहेगी उसकी पेडागोजी आप पढ़ेंगे तो आपको ज्यादा आसान पड़ेगा, इजी रहेगा। कनेक्ट करेंगे आप एक लैंग्वेज से तो आपको बेस्ट रहेगा। कुछ लोग यहाँ पे रिवर्स कर जाते हैं, पहले पेडागोजी उसकी पढ़ते हैं जिसकी डिफिकल्ट पढ़ रही होती है और बाद में अपनी जो जिस पे ज्यादा पकड़ है उनकी उसकी करते हैं, तो जिसकी वजह से उनका वो बेनिफिट निकल जाता है। तो ये चीजों से आप बच सकते हैं। सेम यहाँ से आपका क्या मिलेगा, 2 पैसेज मिलेंगे लेकिन दोनों लिटरेचर मिलता है जिसको हम गद्य जानते हैं। मैथ का सिलेबस पेपर 1 का यहाँ है, सेम कॉन्सेप्ट आपको 15 नंबर में मिलेंगे, पेडागोजी 15 नंबर की मिलेगी, लेकिन पेपर 2 में कंटेंट जो है वो 20 नंबर का है, कुछ टॉपिक बढ़ जाते हैं। उसके बाद ईवीएस में सेम 15-15 में डिस्ट्रीब्यूशन है। साइंस का आप देख सकते हैं 20 नंबर और 10 नंबर में डिस्ट्रीब्यूशन होता है। टॉपिक ऑलरेडी हमारे आपके जो यूट्यूब चैनल है उस पर बहुत सारे क्वेश्चन वीडियो सब मिल जाएगी। बाकी हमसे जुड़ने के लिए, आप इस पीडीएफ को पाने के लिए आप हमारे टेलीग्राम पे जुड़ सकते हैं। वहां पे आपको सारी जो अपडेट है वो मिलती रहती है, हमारे बैच की इन्फॉर्मेशन, ऑफर या कुछ भी रहता है वो भी मिल जाता है। कोई क्वेश्चन है तो आप हमसे कनेक्ट कर सकते हैं हमारी एप्लीकेशन पे, एप्लीकेशन डाउनलोड कर सकते हैं। जो बैच है वो बैच भी आप यहीं पे देख सकते हैं। ठीक है, बैच आपको कहाँ मिलेगा, एप्लीकेशन पे। एप्लीकेशन के साथ साथ वो वेब पे भी अवेलेबल है। अगर आप लैपटॉप पे भी देखना चाहे, कंप्यूटर पे भी देखना चाहे तो आपको एक्सेस रहेगा, उसमें नोट्स वगैरह सब मिलेंगे। बाकी इंस्टाग्राम और फेसबुक पे भी हम अवेलेबल हैं। कोई पॉइंट है, कुछ भी क्वेरी है, आप हमें मेल भी कर सकते हैं। तो ये सारे प्लेटफॉर्म आपके पास है। अब लास्ट में हम वहीं से स्टार्ट करते हैं जो हमने वीडियो को स्टार्टिंग में कहा कि क्या हमें सीटेट से डरना चाहिए। तो मेरा खुद का पॉइंट है कि आपको डरना चाहिए, क्योंकि कहीं ना कहीं डर के आगे क्या है, जीत है। लेकिन डर के आगे जीत से पहले आपकी मेहनत है। तो अगर डर के आगे मेहनत है तो उसके आगे आपके पास जीत है और तभी आप जीतेंगे। ऐसा भी नहीं होना चाहिए कि कॉन्फिडेंस को आप ओवर कॉन्फिडेंस में कन्वर्ट करें और आपका एग्जाम क्रैक ही ना हो और फिर आप दोबारा अटेम्प्ट करते रहें। वैसे भी गवर्नमेंट जॉब्स मिलना, उनमें बने रहना, टीचिंग गवर्नमेंट जॉब जैसे ऑप्शंस वैसे ही कम है। तो आप इस चांस को मिस ना करें, प्रिपरेशन करें, आगे बढ़े। इवन सीटेट के साथ साथ आगे जो आपका सेकेंडरी एग्जाम रहेगा जॉब ओरिएंटेड, उसकी प्रिपरेशन भी रखते रहिए। अगर आप टीजीटी केमिस्ट्री की प्रिपरेशन कर रहे हैं, मतलब टीजीटी नेचुरल साइंस की प्रिपरेशन कर रहे हैं, साइंस प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो आप टीजीटी केमिस्ट्री बैच में हमारा ले सकते हो। तो आज की वीडियो में इतना ही। कोई भी क्वेरी, क्वेश्चन, फीडबैक आपका है तो हमारे साथ कमेंट बॉक्स में जुड़ सकते हैं। हमें अच्छा लगता है जब भी आप हमसे कोई क्वेश्चन या अपने जो फीडबैक्स है वो शेयर करते हैं। तो आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। जय हिंद, जय भारत।